12 झरनों के बीच 5 बहुओं की रसोई। सुबह का समय होता है। गांव के किनारे कमला देवी का छोटा सा कच्चा मकान खड़ा होता है। मिट्टी की दीवारों पर दरारें पड़ी होती हैं और ऊपर सूखी घास का पुराना छप्पर डला होता है। घर के अंदर रसोई में न दाल होती है न सब्जी। नेहा आटे का डिब्बा उठाकर देखती है और उदास होकर कमला देवी के पास आ जाती है। मम्मी जी, बस इतना ही आटा बचा है, आज खाने में कुछ भी नहीं है। बेटा, सूखी रोटी ही बना ले, पेट की आग बुझ जाए वही बहुत है। नेहा चूल्हे में सूखी लकड़ियां डालती है, आग जलाकर रोटी बनाना शुरू करती है। शिल्पा साथ में सिलबट्टे पर हरी मिर्च और नमक पीसकर चटनी तैयार करती है। मिट्टी के फर्श पर पुरानी दरी बिछा दी जाती है। कमला देवी, प्रीतम जी, योगेश, धीरज, मयंक, मुकुल, अर्जुन और 5 बहुएं एक साथ बैठकर रोटी और चटनी खाने लगते हैं। सबके चेहरों पर गरीबी की थकान साफ दिखाई देती है। पता नहीं हमारे हालात कब सुधरेंगे। लगता है हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे। मम्मी जी, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एक दिन हमारे घर भी खुशहाली आएगी। तभी अचानक प्रीतम जी का पुराना कीपैड वाला फोन बज उठता है। सब लोग उनकी ओर देखने लगते हैं। प्रीतम जी फोन उठाते हैं। हेलो मधुबाला। अरे कैसे याद किया? भैया क्या कर रहे थे और कैसे हो? बहन खाना खा रहा था, मैं ठीक हूँ। तू बता कैसी है? भैया, मेरी छोटी बेटी की शादी है, उसने पहाड़ों के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग रखी है, आप सबको जरूर आना है। अरे वाह, मेरी भतीजी की शादी है। हाँ, मैं पूरे परिवार के साथ जरूर आऊंगा। भैया, घर से निकलते समय मुझे फोन कर देना, रात में रास्ता भटक मत जाना। पहले तुझे ही फोन करेंगे, हमें तो वहां के रास्ते भी नहीं पता। ये सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। अभी तक उदास बैठे सभी लोग अचानक खुश हो जाते हैं। 5 बहुएं उत्साह से एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। अरे, पहाड़ों पर तो बहुत अच्छे अच्छे झरने होते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब पहाड़ों में शादी, मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा है। मैं तो झरने देखने के लिए अभी से उतावली हो रही हूँ। चलो, कुछ दिनों के लिए ही सही, बच्चे खुश तो रहेंगे। उसी समय घर के बगल वाले पड़े पक्के मकान के सामने एक चमचमाती कार आकर रुकती है। कार से रिया और उसका पति उतरते हैं। नेहा बाहर झाड़ू लगा रही होती है। वो रिया को देखते ही खुश होकर दौड़ पड़ती है। अरे रिया, तू आ गई? तू तो घूमने गई थी। हाँ बहन, अभी ट्रिप से लौटी हूँ। रिया नेहा के गले लग जाती है। तभी बाकी 4 बहुएं भी वहां आ जाती हैं। जल्दी फोटो दिखा, इतने दिन बाहर घूम कर आई है। देख, ये पहाड़ों की फोटो है। 5 बहुएं मोबाइल के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो जाती हैं। स्क्रीन पर रिया एक बड़े झरने के सामने हाथ फैलाकर खड़ी दिखाई देती है। वहाँ एक साथ 3-4 झरने थे। मैं उन्हें देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बता नहीं सकती। वहाँ तो बहुत ठंडक होगी दीदी, बहुत ज्यादा मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। कितनी सुंदर जगह है, काश हम भी कभी ऐसे झरने देख पाएं। नेहा मोबाइल की तस्वीरों को ध्यान से देखती रहती है। उसके मन में पहली बार पहाड़ों और झरनों के बीच जाने का सपना जाग उठता है। अरे रिया, पता है हम भी ऐसी झरनों वाली जगह पर जा रहे हैं। हमारी बुआ जी पहाड़ों में रहती है, उनकी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग है और हम सब वहाँ जाएंगे। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम भी झरने देखेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तो अभी से सोचकर खुश हो रही हूँ। फिर तो वहाँ की खूब सारी फोटो खींचना और मुझे दिखाना। दीदी, हमारे पास तो बटन वाला फोन है, उसमें कहाँ फोटो खींचेंगे। लेकिन लौटकर हम आपको सब बताने जरूर आएंगे कि पहाड़ों का माहौल कैसा था। ठीक है बहनों, मैं इंतजार करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार तैयार हो जाता है। सबने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। हालांकि कपड़े पुराने और कई जगह से रफू किए होते हैं। वे गांव से ऑटो पकड़कर बस स्टैंड पहुंचते हैं। भैया, बस स्टैंड तक जल्दी पहुंचा दो। बैठ जाइए, अभी पहुंचा देता हूं। थोड़ी देर बाद सब लोग बस में बैठ जाते हैं। खिड़की से खेत, पेड़ और छोटे छोटे गांव पीछे छूटते जाते हैं। प्रीतम जी अपनी बहन को फोन लगाते हैं। बहन, हम बस में बैठ गए हैं, आगे का रास्ता बता देना। हाँ भैया, चिंता मत करो, जहाँ शादी हो रही है बस वहीं उतर जाना। कई घंटे के सफर के बाद बस पहाड़ों के पास रुकती है। दूर से झरने की आवाज सुनाई दे रही होती है। पूरा परिवार सामान उठाकर आगे बढ़ता है और शादी वाली जगह पहुंच जाता है। सामने खुला पहाड़ी मैदान सजा होता है। पीछे ऊंचे पत्थरों से पानी का बड़ा झरना बह रहा होता है। आगे फूलों से सजा स्टेज बना होता है। रिश्तेदारों के लिए सुंदर टेबल कुर्सियां लगी होती हैं। ये कोई बंद मंडप नहीं बल्कि खुली हवा में होने वाली शानदार ओपन वेडिंग होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर सजावट है। और पीछे वो झरना देखो, कितना सुंदर लग रहा है। जब हम अंदर जाएंगे ना तो खूब मजा आएगा।
तभी एंट्री गेट पर खड़े गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। प्रीतम जी आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगते हैं। अरे भैया हमें जाने दो, मेरी भतीजी की शादी है। पहले इनविटेशन कार्ड दिखाइए। अरे मेरी बहन की बेटी की शादी है, मुझे अंदर जाने दो। सर बिना कार्ड के कोई एंट्री नहीं है। पांचों बहुएं गेट के पास खड़ी होकर अंदर झांकती रहती हैं। उनकी आंखों में उत्साह होता है, लेकिन कपड़े पुराने और फटे हुए होने के कारण लोग उन्हें घूरने लगते हैं। लंबे सफर की थकान और गांव की मिट्टी की गंध भी उनके कपड़ों से आ रही होती है। छी, ये कौन लोग बुला लिए शादी में? अरे पता नहीं, यहाँ कोई भिखारियों का कार्यक्रम थोड़ी है। सारे माहौल का मजा खराब करेंगे। ऐसे लोग जहाँ शादी दिखती वहीं चले आते हैं। अंदर मधुबाला मेहमानों से मिल रही होती है। तभी एक औरत उसके पास आकर धीरे से बोलती है। अरे मधुबाला, बाहर के गरीब लोग खड़े हैं, गार्ड से अंदर आने की जिद कर रहे हैं। मधुबाला हल्का सा बाहर झांकती है। गेट पर अपने भाई प्रीतम और उसके परिवार को देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा भाई कितना गरीब है। अब सब लोग क्या सोचेंगे। वो शर्मिंदगी महसूस करते हुए तुरंत पास खड़े एक वेटर को बुलाती है। सुनो, गार्ड से कहना कि उन्हें बाहर कर दे, अंदर मत आने देना। जी मैडम। वेटर गार्डों के पास जाकर कुछ फुसफुसाता है। उसी समय प्रीतम जी अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि मधुबाला दूर खड़ी सब कुछ देख रही है। चलो यहाँ से हटो। अरे जहाँ बड़ी शादी देखी वहीं मुंह उठाकर आ गए। गार्ड प्रीतम जी और उनके परिवार को धक्के देकर पीछे करने लगते हैं। बहुएं डरकर एक दूसरे के करीब खड़ी हो जाती हैं। प्रीतम जी की आंखों में अपमान का दर्द भर जाता है। जब इतनी बेइज्जती करनी थी तो बुलाया ही क्यों था। मधुबाला अंदर खड़ी रहती है और नजरें चुरा लेती है। प्रीतम जी मुड़ जाते हैं। पूरा परिवार चुपचाप सड़क की ओर चल पड़ता है। शाम का समय होता है। पहाड़ी सड़क पर प्रीतम जी का पूरा परिवार चुपचाप चल रहा होता है। अभी अभी हुई बेइज्जती से सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं। तभी अचानक अर्जुन का फोन बज उठता है। वो जल्दी से फोन निकालकर कान से लगाता है। हेलो महेश, क्या हुआ? अरे भाई, पूरे गांव में बाढ़ आ गई है। तुम्हारा घर खेत सब कुछ बह गया। पूरा गांव उजड़ गया है। क्या बाढ़ आ गई? हमारा घर भी? हाँ भाई, कुछ भी नहीं बचा। लोग जान बचाकर भाग गए। कई लोग पानी में दब गए। मैं तो किसी तरह रिश्तेदार के घर पहुंचा हूँ। तू ठीक तो है ना? भाभी और बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ भाई, हम ठीक हैं। तू गांव मत आना, वहाँ अब कुछ नहीं बचा। अर्जुन धीरे धीरे फोन नीचे कर देता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। परिवार के बाकी लोग घबराकर उसकी ओर देखने लगते हैं। क्या हुआ अर्जुन? गांव में बाढ़ आ गई, हमारा सारा घर उजड़ गया, पूरा गांव खाली हो चुका है। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नेहा अपने सिर पर हाथ रख लेती है। शिल्पा रोने लगती है। ना शादी देखने को मिली, ऊपर से हमारा घर भी चला गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने की भी कोई जगह नहीं बची। हे भगवान, ये कैसा समय दिखा दिया। सब लोग धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ते रहते हैं। आपके पूरे परिवार का घर अचानक तबाह हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे और कहाँ जाकर रुकेंगे? चारों तरफ सुनसान पहाड़ और जंगल दिखाई देते हैं। तभी निहारिका दूर घने जंगल की ओर हाथ करती है। पापा जी देखिए, अगर हम इस रास्ते से चलें तो शायद गांव की तरफ पहुंच जाएं। वैसे भी हम रास्ता भटक चुके हैं। गांव जाकर क्या करेंगे? वहां कुछ नहीं बचा। अब तो यही जंगल हमारा सहारा बनेगा। चलो बेटा, इसी रास्ते पर चलते हैं। क्या पता भगवान यहीं कोई नया रास्ता दिखा दे। पूरा परिवार सावधानी से जंगल के अंदर जाने लगता है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा चल रही होती है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था शादी देखेंगे, लेकिन मुसीबत और बढ़ गई। लगता है भगवान हमें किसी और राह पर ले जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद पानी की आवाज सुनाई देती है। पेड़ों के पीछे से एक सुंदर झरना दिखाई देता है। पानी चट्टानों से गिर रहा होता है। सबके चेहरे पहली बार हल्के से खिल उठते हैं। देखो कितना सुंदर झरना है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। हाँ मम्मी, पहले आराम कर लीजिए। सब लोग झरने के किनारे बैठ जाते हैं। ठंडा पानी पीते हैं, चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं और थोड़ी देर के लिए उनकी थकान कम हो जाती है। कितने समय बाद इतना ठंडा पानी पीने को मिला है। यहाँ तो मन को शांति मिल रही है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर आगे बढ़ते हैं। जंगल और घना होता जाता है। अचानक सामने खुली घाटी दिखाई देती है और सब लोग आश्चर्य से रुक जाते हैं। उनके सामने एक साथ 6 झरने बह रहे थे। ऊंची चट्टानों से गिरता पानी धूप में चमक रहा होता है। हवा में पानी की हल्की हल्की बूंदें उड़ रही होती हैं और पूरा वातावरण ठंडा और सुगंधित लग रहा होता है। अरे 6 झरने एक साथ! मैंने इतना सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा। क्यों ना हम यहीं पर घर बना ले। इन झरनों के सामने हमारा घर कितना सुंदर लगेगा, बिल्कुल सपनों जैसा। अरे
ये तो सच में बहुत अच्छा विचार है। गांव में हमारा कुछ नहीं बचा, अगर नई शुरुआत करनी ही है तो क्यों ना यहीं से करें। यहाँ पानी भी है, जंगल भी है और रहने की जगह हम खुद बना लेंगे। बात तो सही है, वहाँ सब खत्म हो चुका है। अगर भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है तो शायद यही हमारी नई जिंदगी की जगह है। तो फिर यहीं से नई शुरुआत करेंगे। पूरा परिवार 6 झरनों के सामने खड़ा होकर बहते पानी को देखता रहता है। कुछ देर पहले जो लोग बेघर और निराश थे, अब उनके दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेने लगती है। अगले दिन सुबह की हल्की धूप पहाड़ों के बीच फैल रही होती है। सामने 12 झरने एक साथ बह रहे थे और उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। प्रीतम जी का परिवार उसी जगह नई जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लेता है। भाइयों, अगर हमें यहीं रहना है तो सबसे पहले सिर छिपाने की जगह बनानी होगी। हाँ चलो, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। 5 बेटे जंगल से मोटी मोटी लकड़ियां काट कर लाते हैं। 5 बहुएं सूखी टहनियां, बड़े पत्ते और घास इकट्ठा करती हैं। वो लकड़ियों को खड़ा करके कच्ची टहनियों से बांधते हैं और ऊपर सब जोड़कर छत बना देते हैं। दीदी, इसे थोड़ा और कसकर बांधो, हवा तेज चल रही है। देखना, हमारी झोपड़ी बिल्कुल पहाड़ी कुटिया जैसी लगेगी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद एक सुंदर झोपड़ी तैयार हो जाती है। उसके बगल में वो दूसरी छोटी झोपड़ी बनाते हैं जो उनकी रसोई बनती है। दोनों झोपड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। पीछे घना जंगल, सामने 6 झरने और बीच में लकड़ियों से बना उनका छोटा सा घर किसी खूबसूरत वुड हाउस जैसा दिखाई देता है। गरीबी में भी कितना सुंदर घर बन गया है। भगवान ने हमें जंगल दिया, हमने उसमें अपना आशियाना बना लिया। उसी समय दूर से लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि यह झरना बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कई दिनों से बंद था और आज उसके खुलने का दिन है। दूर पहाड़ी रास्ते पर कुछ लोग दिखाई देने लगते हैं। लगता है यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। शायद एक दिन ये जगह हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आए। झोपड़ी तो बन जाती है लेकिन रसोई पूरी तरह से खाली होती है। न आटा, न चावल, न तेल। शाम को सब लोग जंगल में खाने की तलाश में निकलते हैं। वो जंगली बेर, आंवला और छोटे छोटे फल इकट्ठा करते हैं। आज बस इतना ही मिला है, चलो भगवान का दिया यही सही। सभी लोग झोपड़ी के बाहर बैठकर फल बांटकर खाते हैं। कई दिनों तक उनका यही भोजन चलता रहता है। हर सुबह वो जंगल में खाने की तलाश में भटकते हैं, निकलते हैं और शाम को खाली हाथ या थोड़े फल लेकर लौटते हैं। एक दिन 5 बेटे और 5 बहुएं जंगल के अलग अलग हिस्सों में भोजन ढूंढ रहे होते हैं। तभी नेहा को दूर खुला मैदान दिखाई देता है। इधर आओ, यहाँ कुछ है। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। मैदान में कहीं गेहूं की बालियां लहरा रही होती हैं, कहीं धान के पौधे, कहीं मक्का के भुट्टे उगे होते हैं। लगता है कि कभी यहाँ किसी ने खेती की थी। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारी रसोई सच में रसोई बन जाएगी। वो थोड़ी थोड़ी फसल काटकर घर लाते हैं। रसोई वाली झोपड़ी में मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है। नेहा गेहूं पीसती है, शिल्पा चावल साफ करती है और प्रियंका मक्का भूनती है। कितने दिनों बाद रोटी की खुशबू आ रही है। उस रात सब लोग गरम रोटियां, उबला चावल और भुना मक्का खाते हैं। साधारण भोजन भी उन्हें किसी दावत जैसा लगता है। दिन बीतने लगते हैं। सुबह वो जंगल में फल ढूंढते हैं, दोपहर में खेती से थोड़ा अनाज लाते हैं और शाम को अपनी छोटी रसोई में खाना बनाते हैं। उनका संघर्ष जारी रहता है लेकिन अब उनके पास जीने की उम्मीद होती है। एक शाम 5 बहुएं झरने के किनारे बैठी पानी की फुहारों का आनंद ले रही थी। तभी शिल्पा की नजर आगे बहती एक शांत छोटी नदी पर पड़ती है। दीदी देखो, यहाँ तो छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही हैं। अरे, इसका मतलब हमारी खाने का एक और जुगाड़ हो गया। वो लकड़ी और बेलों से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाती है। बाल्टियों में कई छोटी मछलियां पकड़कर झोपड़ी में ले आती हैं। आज हमारी रसोई में पहली बार मछली बनेगी। शाम को चूल्हे पर मछलियां पकती हैं। लकड़ी के धुएं में उनकी खुशबू फैल जाती है। पूरा परिवार झोपड़ी के बाहर गोल घेरा बनाकर बैठता है और गरम मछली के साथ रोटियां खाता है। आज बहुत दिनों बाद पेट भी भरा और मन भी। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी का यही नियम बन जाता है। झरनों के बीच छोटा घर, जंगल से भोजन, नदी की मछलियां और लकड़ी के चूल्हे की रसोई। एक रात तेज हवा चल रही होती है। सभी लोग झोपड़ी के अंदर बैठे होते हैं। बाहर झरनों की आवाज लगातार सुनाई दे रही होती है। कब तक हम जंगल के सहारे रहेंगे? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोज की रोटी पक्की हो जाए। हाँ, लेकिन ये जंगल है, ना नौकरी का पता, ना काम का। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। कुछ देर तक सब चुप रहते हैं। फिर प्रीतम जी शांत स्वर में बोलते हैं। बेटा, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। जब भगवान हमें यहाँ तक लाए हैं तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। बस हिम्मत मत हारो। हम सब साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुएं चूल्हे पर मक्के की रोटी बनाती हैं। सब लोग सादा खाना खाते हैं और झोपड़ी की दीवार से टिककर सो जाते हैं। अगली सुबह बाहर तेज हवा चल रही है।
आसमान में बादल गरज रहे होते हैं और जंगल से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। झोपड़ी के अंदर कमला देवी मिट्टी के चूल्हे पर मक्के का पतला दलिया बना रही थी। नेहा भीगे हुए लकड़ी के टुकड़ों को आग में सुलगाने की कोशिश करती है, लेकिन धुआं उसकी आंखों में भर जाता है। दीदी, लकड़ियाँ पूरी भीग गई हैं, आग बार बार बुझ रही है। पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है। जंगल है तो अच्छा, लेकिन उतना ही डरावना है। तभी छप्पर से पानी टपकने लगता है। अर्जुन जल्दी से बर्तन रखकर पानी रोकता है। आज फिर छत टपक रही है। बेटा बस कुछ दिन और सह लो, यही संघर्ष हमें मजबूत बना रहा है। सब लोग आधा पेट दलिया खाकर एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ जाते हैं। अगली सुबह 12 झरनों के सामने बनी छोटी लकड़ी की झोपड़ी के बाहर हल्की धूप फैली होती है। तभी दूर से कुछ पर्यटक आते दिखाई देते हैं। वे झरनों की फोटो खींचते हुए उनकी झोपड़ी की तरफ भी देखने लगते हैं। दीदी देखो, फिर लोग आ गए। पता नहीं रोज रोज यहाँ क्यों आ जाते हैं। धीरे धीरे ये रोज का दृश्य बन जाता है। कोई फोटो खींचता, कोई वीडियो बनाता, कोई झोपड़ी के सामने खड़ा होकर बातें करता। बहुओं को ये सब अजीब लगने लगता है। एक दिन दोपहर में वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। बच्चे शोर मचा रहे थे, लोग हंस रहे होते हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे होते हैं। झोपड़ी के बाहर इतनी भीड़ हो जाती है कि परिवार ठीक से बैठ भी नहीं पाता। ये तो हमारी जगह है, पता नहीं रोज रोज लोग आ जाते हैं। इन्होंने तो हमारी शांति ही छीन ली। पहले कितना शांत जगह थी, अब तो रोज मेला लगा रहता है। शायद ये झरना बहुत मशहूर होगा, कभी बंद रहा होगा, इसीलिए लोग अब इसे देखने उमड़ रहे हैं। पांचों बहुओं को अभी तक पता नहीं होता कि ये जगह 12 झरने के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसी समय एक युवा लड़का कैमरा लेकर वहां वीडियो बना रहा होता है। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं प्रसिद्ध 12 झरने पर, जो पूरे इंडिया में बहुत मशहूर है। आइए देखते हैं यहाँ लोग क्या क्या कर रहे हैं। वो कैमरा घुमाकर झरनों, खेलते बच्चों और घूमते लोगों को दिखाता है। अचानक उसकी नजर झोपड़ी पर पड़ती है। अरे वाह, यहाँ तो लोगों ने रहने की जगह भी बना रखी है। यह हट तो बिल्कुल किसी सपनों के घर जैसी लग रही है। वो झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाता है। अंदर रसोई में काम कर रही नेहा परेशान होकर बाहर आती है। हाँ भैया, क्या काम है? मैडम, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि आपने यहाँ अपना जीवन कैसे शुरू किया? नहीं भैया, हम अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। अरे कोई बात नहीं, लेकिन आपका घर सच में बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक रोज कोई ना कोई पर्यटक आता रहता है। परिवार अपनी छोटी 12 झरनों की रसोई किसी तरह चलाता रहता है। एक दिन दोपहर में 4-5 पर्यटक उनकी झोपड़ी के बाहर कुर्सियां डालकर बैठ जाते हैं। उस समय बहुएं रसोई में मछली और चावल बना रही होती हैं। मैडम, हमारे लिए एक प्लेट मछली भात और एक फ्राइड फिश लगा दीजिए। बहुएं एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाती हैं। इन्होंने क्या हमारे घर को कैंटीन समझ लिया है? लेकिन बात तो सही है, हमने अभी यही बनाया है, क्यों ना इन्हें दे दे। थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो बुरा क्या है। वो अपने परिवार के लिए बनाया हुआ खाना थोड़ा अलग निकाल कर पर्यटकों को दे देती हैं। कुछ देर बाद पर्यटक खाना खाते हुए खुश हो जाते हैं। अरे दीदी, इतनी स्वादिष्ट फ्राइड फिश मैंने आज तक नहीं खाई। सच में आपका खाना कमाल का है। वो खाना खत्म करके पैसे देकर जाते हैं। आपकी ये छोटी कैंटीन बहुत अच्छी चल सकती है, लोग इसके बारे में जरूर जानेंगे। क्या मैं आपकी एक वीडियो बनाकर अपने ब्लॉग में डाल सकता हूँ? हाँ भैया, बना लीजिए। पर्यटक चले जाते हैं। बहुएं पहली बार अपने हाथ में इतने पैसे देखकर हैरान रह जाती हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि सिर्फ हमारे खाने से इतने पैसे मिल सकते हैं। हमें इसे अपना काम बना लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए पैसा भी तो लगेगा। पैसा किस बात का? हमारे पास सबसे बड़ी चीज है ये सुंदर जगह। बाहर एक टेबल रखेंगे, 2 कुर्सियां रखेंगे और ताज़ा खाना खिलाएंगे। सोचो, अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है और लोग खाने के दीवाने हो गए। बात तो सही है बेटा, रसोई का काम कभी बंद नहीं होता। लोग अच्छा खाना खाने दूर दूर से आते हैं और जब हमें यहीं रहना है तो काम भी यहीं शुरू करना होगा। हमारे पास दूसरा सहारा भी तो नहीं है। शायद भगवान ने हमें यहाँ किसी वजह से भेजा है। हो सकता है यही 12 झरनों की रसोई हमारी नई पहचान बन जाए। सब लोग झरनों की ओर देखते हैं। बहते पानी की आवाज के बीच उनके चेहरों पर पहली बार भविष्य की सच्ची उम्मीद दिखाई देती है। छोटी सी झोपड़ी अब सिर्फ घर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का सपना बन चुकी होती है। अगली सुबह 12 झरनों के बीच ठंडी हवा चल रही होती है। पांचों बेटे जंगल से मोटी लकड़ियां काट कर लाते हैं। वो लकड़ियों को तराश कर 2-3 मजबूत कुर्सियां और एक बड़ी सी टेबल बनाते हैं। बहुएं उसे साफ करके झोपड़ी के बाहर रख देती हैं। देखो, अब हमारी रसोई सच में दुकान जैसी लग रही है। बस नाम की कमी थी। प्रियंका एक लकड़ी के तख्ते पर कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है 12 झरनों की रसोई। वो बोर्ड झोपड़ी के बाहर टांग दिया जाता है।
सामने बहते झरने, बीच में लकड़ी की टेबल और छोटा सा रसोई घर बहुत सुंदर दिखाई देता है। भगवान ने हमारे हाथों से कितना सुंदर काम करवा दिया। धीरे धीरे पर्यटक वहां रुकने लगते हैं। कोई मछली भात खाता है, कोई मक्के की रोटी, कोई जंगल की सब्जी। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि लोग खुश होकर जाते हैं। दीदी, ऐसा स्वाद तो बड़े होटल में भी नहीं मिला। प्यार से बनाया है बहन। एक दिन वही व्लॉगर लड़का फिर कैमरा लेकर आता है। इस बार वो सीधे बहुओं के पास बैठ जाता है। दीदी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने यहाँ अपना घर कैसे बनाया? आपकी कहानी बहुत लोगों तक पहुँचेगी। 5 बहुएं लकड़ी की कुर्सियों पर बैठ जाती हैं। पीछे 12 झरने बह रहे होते हैं। आप लोगों को ये सपना जैसा घर लगता होगा, लेकिन हमारे लिए ये संघर्ष का घर है। जब हम यहाँ आए थे, हमारे पास खाने के पैसे भी नहीं थे और रहने की जगह भी नहीं। हम एक शादी में आए थे, तभी खबर मिली हमारे गांव में बाढ़ आ गई और सब कुछ खत्म हो गया। उस समय हम पूरी तरह बेघर हो चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तब भगवान ने हमें ये जंगल और ये झरने दिखाए। हमने यहीं रहना शुरू किया। ये हमारी पसंद नहीं, हमारी मजबूरी थी, लेकिन इस जंगल ने हमें जीना सिखा दिया। व्लॉगर लड़के की आंखें भर आती हैं। वो कैमरा नीचे कर देता है। आपकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। लोग सोचते होंगे कि आपने शांति के लिए यहाँ घर बनाया है। शांति तो वे लोग ढूंढते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। हम तो अपनी मजबूरी के साथ जीना सीख रहे थे। लेकिन आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मैं इसे अपने चैनल पर जरूर डालूंगा। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। भैया, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। कुछ ही दिनों में 12 झरनों की रसोई की वीडियो इंटरनेट पर फैल जाती है। पर्यटक खास तौर पर वहां खाना खाने आने लगते हैं। उनकी छोटी सी कैंटीन धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाती है। सबसे पहले वो अपनी कमाई से एक स्मार्टफोन खरीदते हैं। अब बहुएं खुद वीडियो बनाना सीख जाती हैं। नया रसोई में फोन को पत्थर पर टिकाकर रिकॉर्डिंग चालू करती है। नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा छोटा सा घर और ये हमारी 12 झरनों की रसोई। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम झरनों के बीच खाना कैसे बनाते हैं। वो चूल्हे पर मछली तलती है, चावल पकाती है और सब्जी बनाती है। वीडियो में पीछे झरनों की आवाज आती रहती है। लोग उनकी सादगी और मेहनत को बहुत पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे वो जगह मोस्ट विजिटेड स्पॉट बन जाती है। जो भी 12 झरने देखने आता उनकी रसोई में खाना जरूर खाता। एक दिन एक पर्यटक मोबाइल से लाइव वीडियो बना रहा होता है। दोस्तों, आज हम 12 झरनों की रसोई में आए हैं। दीदी, आज क्या बना है? आज हमारे पास है मछली भात, मछली करी, फ्राइड मछली और साथ में कुछ वेजिटेरियन सब्जियां भी हैं। अरे, सुनते ही मुंह में पानी आ गया। बहुएं खुद खाना परोसती हैं, खुद पानी देती हैं, खुद बर्तन साफ करती हैं। उनके पति लकड़ी लाते हैं, मेहमानों के लिए बैठने की जगह तैयार करते हैं और खूब मदद करते हैं। और कुछ चाहिए तो बताइए, लेकिन ज्यादा मत खाइएगा। अभी झरने के पास फोटो भी खिंचवानी है। यहाँ आसपास बाथरूम भी नहीं है। सभी पर्यटक जोर से हंस पड़ते हैं। अरे दीदी, जब खाना इतना स्वादिष्ट हो तो पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। बस बस, इतनी तारीफ मत करो वरना हम फीस बढ़ा देंगे। सब फिर से हंसने लगते हैं। उनके ऐसे ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। लोग उन्हें प्यार से 12 झरनों वाली दीदियां कहने लगते हैं। कभी जंगल में फल ढूंढकर पेट भरने वाला ये परिवार अब अपने हाथों के स्वाद और मेहनत से नई पहचान बना चुका होता है। एक शाम मधुबाला अपने घर के आंगन में बैठी मोबाइल चला रही थी। उसका बेटा पास में बैठकर वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता है। अचानक स्क्रीन पर 12 झरनों की रसोई का वीडियो चल पड़ता है। वीडियो में नेहा और बाकी बहुएं रसोई में खाना बनाती हुई दिखाई दे रही होती हैं। मम्मी देखो, मोहन मामा की बहुएं कितनी अच्छा काम कर रही हैं। क्या? दिखा तो सही। ये जो 12 झरने हैं ना, ये तो हमारे घर के पास ही हैं। देखो, इन्होंने यहाँ कैंटीन खोल ली है और कितना सुंदर घर बना लिया है। अरे, ये लोग कैंटीन चला रहे हैं। इतना सब कुछ इन्होंने कैसे कर लिया? इन्हें तो अब तक गांव में होना चाहिए था। मुझे क्या पता मम्मी, लेकिन ये लोग बहुत फेमस हो गए हैं। चलो कल इनसे मिलने चलते हैं। मिलने? मम्मी, ये तो अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं। यूट्यूब से भी अच्छे पैसे आ रहे होंगे। तब तो हमें जरूर मिलना चाहिए। अगले दिन मधुबाला अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती है। वो अपने साथ कुछ रिश्तेदारों को भी चलने के लिए कहती है। चलिए, आज मैं आपको अपने भाई से मिलवाती हूँ। उसकी 12 झरनों की रसोई बहुत मशहूर हो गई है। अरे वाह, चलो हम भी देखते हैं। मेरे रिश्तेदार भी वहाँ गए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे उस जगह की। हाँ, वो कैंटीन मेरे भाई की ही है। कुछ देर बाद सब लोग 12 झरनों के पास पहुंचते हैं। कैंटीन के बाहर पर्यटक बैठकर खाना खा रहे होते हैं। बहुएं रसोई में काम कर रही होती हैं और बेटे मेहमानों की सेवा कर रहे होते हैं। मधुबाला अपने भाई को देखकर आगे बढ़ती है। अरे भैया, कैसा है तू? कितने दिन हो गए तुझे मिले हुए। प्रीतम जी का चेहरा कठोर हो जाता है। वो काम रोककर उसकी ओर देखते हैं। अब क्यों आई है तू यहाँ? जब हम तेरी बेटी की शादी में आए थे तब तो तूने हमें भगा दिया था। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं पता चला कि आप आए थे।
झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा था, तू अंदर खड़ी सब देख रही थी, फिर भी तूने हमें रोकने की कोशिश नहीं की। आसपास बैठे पर्यटक भी चुप होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। अगर तुझे भाई की इतनी चिंता थी तो बुरे वक्त में साथ देती, अच्छे दिनों में तो गैर भी लोग भी साथ आ जाते हैं। मधुबाला की आंखें झुक जाती हैं, पांचों बहुएं भी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। बुआ जी, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया था। हम गरीब थे, लेकिन इतने भी नहीं कि अपनी भतीजी की शादी में घुसने लायक ना हो। भाई बहन का रिश्ता सुख दुख में साथ देने के लिए होता है। आपने पापा जी को सबसे बुरे समय में छोड़ दिया। मधुबाला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं थी, फैसला था। तूने हमारे फटे कपड़े देखकर सोचा कि लोग क्या कहेंगे। हाँ भैया, मैं डर गई थी कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ, अगर तुझे मुझे अपना भाई कहने में तब शर्म आती थी तो आज भी आनी चाहिए। अब मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। मधुबाला फूट फूट कर रोने लगती है। माहौल भारी हो जाता है। तभी दीपाली और प्रियंका धीरे से प्रीतम जी के पास आती है। पापा जी, भाई बहन का रिश्ता हर गलती से बड़ा होता है। बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप बड़े भाई हैं, छोटी बहन की गलती को माफ करना भी बड़प्पन होता है। प्रीतम जी कुछ क्षण चुप रहते हैं। उनके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे नरम पड़ने लगता है। मधुबाला रोते हुए उनके पास आ जाती है। भैया एक बार माफ कर दो, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्रीतम जी उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मधुबाला फूट कर रो पड़ती है। आसपास खड़े लोग भावुक हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। चलो, आज परिवार फिर से जुड़ गया। बारे झरनों की आवाज के बीच भाई बहन का वर्षों पुराना रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। बहुएं मुस्कुराकर एक दूसरे को देखती हैं। मधुबाला भी उस दिन खुशी खुशी बहुओं के हाथ का खाना खाती है। भाभी, आपकी बहुओं के हाथ में सच में जादू है। ऐसा स्वाद मैंने कहीं नहीं खाया। अब ये सब भगवान की कृपा है बहन। मधुबाला सबको आशीर्वाद देकर अपने घर लौट जाती हैं। कुछ ही महीनों में 12 झरनों की रसोई बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां खाना खाने आने लगते हैं। कैंटीन पर रोज भीड़ बढ़ती जाती है। बहुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। एक दिन उनकी कहानी सरकारी अधिकारियों तक पहुंच जाती है। अगले सप्ताह कुछ सरकारी गाड़ियां झरनों के पास आकर रुकती हैं। अधिकारी परिवार से मिलने आते हैं। सभी लोग घबराकर बाहर आ जाते हैं। हमें आप लोगों से जरूरी बात करनी है। जी साहब, कहिए। ये जगह संरक्षित पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ स्थायी घर बनाकर रहना नियम के खिलाफ है। अगर आज आप रहेंगे तो कल और भी लोग घर बना लेंगे। इससे जंगल और पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। उन्हें दुख तो होता है, लेकिन अधिकारी की बात समझ में आती है। साहब, हम मजबूरी में यहाँ रहने लगे थे। हमें आपकी कहानी पता है, इसलिए सरकार आपको बेघर नहीं छोड़ेगी। शहर में आपके रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी। तो क्या हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी? रहने के लिए हाँ, लेकिन आपकी छोटी झोपड़ी और रसोई को पर्यटन कैफे के रूप में रहने दिया जाएगा, क्योंकि ये यहाँ की पहचान बन चुकी है। परिवार भारी मन से अपनी रहने वाली झोपड़ी खाली करने लगता है। वो सामान समेटते हैं, लकड़ी की दीवारों को हटाते हैं और झरनों को आखिरी बार उसी तरह देखते हैं जैसे कोई अपना घर छोड़ते समय देखता है। यहीं हमने सबसे ज्यादा संघर्ष किया था और यहीं से हमारी जिंदगी बदली भी थी। कुछ दिनों बाद सरकार उन्हें शहर में एक छोटा लेकिन पक्का घर दिला देती है। सब अब परिवार शहर में रहने लगता है। झरनों के पास बनी उनकी रसोई को सुंदर कैफे में बदल दिया जाता है, जिसके बाहर बड़ा बोर्ड लगा होता है, 12 झरनों का कैफे। 3 बेटे और 3 बहुएं रोज कैफे संभालती हैं। कोई खाना बनाता है, कोई ग्राहकों को परोसता है, कोई हिसाब रखता है। बाकी 2 बेटे शहर में काम पकड़ लेते हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। अरे, अब हर महीने का घर का खर्च आसानी से चल जाता है। सोचो, कभी हम फल ढूंढ कर खाते थे और आज अपना कारोबार चला रहे हैं। कमला देवी और प्रीतम जी कभी शहर वाले घर में रहते हैं, कभी झरनों के कैफे पर आकर बैठ जाते हैं। उन्हें वहां की ठंडी हवा और बहते पानी की आवाज आज भी अपने पुराने संघर्षों की याद दिलाती है। भगवान ने हमसे घर लिया जरूर, लेकिन सम्मान और रोजी रोटी दे दी। यही सबसे बड़ी दौलत है। धीरे धीरे 12 झरनों का कैफे पूरे इलाके की पहचान बन जाता है। पर्यटन वहां सिर्फ झरने देखने नहीं, बल्कि उस परिवार की मेहनत और संघर्ष की कहानी सुनने भी आने लगते हैं। एक समय जो परिवार बाढ़ में सब कुछ खोकर जंगल में भटक रहा था, वही आज अपनी मेहनत, एकता और हिम्मत से सम्मान के साथ जीवन जी रहा होता है। 12 झरने अब भी बह रहे होते हैं, लेकिन इस बार उनकी आवाज में संघर्ष नहीं, सफलता की गूंज सुनाई देती है। क्या आपका भी कभी ऐसा सपना रहा है कि झरनों के बीच आपका एक छोटा सा घर हो और आप वहां शांति से अपना जीवन बिताएं? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए।